आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए केमिस्ट्री की ऐसी डेफिनेशंस, ऐसी परिभाषाएं कराने वाला हूं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। मैं आज आपको इस क्लास में ऐसी डेफिनेशंस कराने वाला हूं जो बार बार हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती है। तो आप इन डेफिनेशंस को जरूर करें क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप भी टेंशन ना लें, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको भी टिप्स और ट्रिक से हाईएस्ट परसेंटेज के साथ पास करा देंगे। अब हम क्लास को वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं सभी डेफिनेशंस को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें मोलरता की, तो हमने क्या किया, हमने एक विलायक लिया और एक विलय लिया, दोनों को आपस में घोला और हमने एक विलयन बना लिया। अब इस विलयन का जो आयतन है वो V है और यहाँ पे जो विलय लिया है हमने, उसके मोलों की संख्या N है। अब हमने क्या किया, हमने विलय के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन को एक अनुपात में लगा दिया। इसी को कहते हैं हम मोलरता। तो हम इसकी डेफिनेशन तीन तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं भाई, विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात को मोलरता कहते हैं। या एक हम लिख सकते हैं, मोलरता विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात के बराबर होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन को एक तरह से और भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम V का मान कितना कर दें, V का मान 1 कर दें, मीन्स इस विलयन का आयतन 1 लीटर कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, M बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या के। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो आप तीन तरह से डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन तीनों को समझ के। तो यहाँ पे हमने थर्ड टाइप से लिखा हुआ है, आप तीनों में से कोई भी चॉइस करके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको समझ आया होगा। आप तीनों टाइप को ट्राई करें, जो आपको इजी लगे आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन समझ के लिखना है। इसी तरह से अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोलरता की। मोलरता क्या होती है, देखो हमने उसी तरह से यहाँ पे भी क्या किया, एक विलयन बनाया और इस विलयन का आयतन कितना है, इस विलयन का आयतन है V। इसमें हम विलय भी लेते हैं, विलायक भी लेते हैं, तो विलय का भी भार होगा और हमारे विलायक का भी भार होगा। विलय के भी मोल होंगे और विलायक के भी मोल होंगे। हमने देखा कि यहाँ पे विलय के मोल N है और यहाँ पे विलायक का जो भार है वो W है। फिर हमने विलय के मोल और विलायक के भार को एक अनुपात में लगाया, बटे में लगा दिया और इसी को क्या बोल दिया हमने, मोलरता। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या तथा विलायक के भार के अनुपात को मोलरता कहते हैं। और हमने आपको अभी बताया था कि आप इसको सेकंड टाइप से भी लिख सकते हो कि मोलरता विलय के मोलों की संख्या तथा विलायक के भार के अनुपात के बराबर होती है। अगर हम क्या करें, W की वैल्यू कर दें 1, जैसे अभी की थी, तो मोलरता किसके बराबर हो जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगी विलय के मोलों की संख्या के। तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। टेक्निकली है, अच्छे से समझना है, इजी है, बिल्कुल आपको समझ आएगा, कभी भूलोगे भी नहीं। तो ऐसे हमने लिख दिया, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे लिखना है आपको, समझ के, पॉइंट टू पॉइंट। आगे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव की। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम धातु की छड़ लेते हैं और उसी धातु का लवण विलयन लेते हैं और हम उस छड़ को उसके लवण विलयन में डाल देते हैं। तो इस विलयन और इस छड़ के
बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ये इससे सिंपल, बिल्कुल सिंपल ले लो कि भाई क्या किया हमने, हमने एक धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डाला, तो धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो गया, तो उसको बोल दिया इलेक्ट्रोड विभव। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। पहली डेफिनेशन तो ये लिख सकते हो आप कि जब किसी धातु को उसके लवण विलयन में डाला जाता है तो उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरा लिख सकते हो कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डाला जाता है तो विलयन तथा छड़ के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, मींस किससे इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है और किससे इलेक्ट्रोड विभव घटता है। अब हम ये बात करने वाले हैं। पहला आता है ताप। पहला आता है ताप। तो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ज्यादा आयन बनेंगे, मींस ये जो है हमारा कॉपर सल्फेट ज्यादा आयन देगा, जिससे इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा। दूसरा आता है भाई धातु की प्रकृति। ये जो धातु है जितनी इसकी चालकता ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा। फिर आता है विलयन की सांद्रता। जितना ये जो लवण विलयन है गाढ़ा होगा इतना आयन में कम टूटेगा, आयन में कम टूटेगा तो भाई इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। फिर आता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। कहने का मीन्स ये है कि ये जो विद्युत अपघट्य है अगर ये प्रबल होगा, मीन्स टोटल आयन में टूटेगा, ज्यादा आयन में टूटेगा तो इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा, और दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा इलेक्ट्रोड विभव कम। तो शायद आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। फिर बात आती है भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है, अभी हमने देखा, अभी जब हम छड़ डाल लेते तो ना हमने उसका टेम्परेचर चेक किया, ना हमने उस विलयन की मोलरता चेक की, बस हमने छड़ उठाई और उसमें डाल दी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे विलयन का टेम्परेचर भी फिक्स करेंगे, 25 सेंटीग्रेड लेना है, और यहाँ पे विलयन की जो मोलरता है वो 1 लेनी है, और यहाँ पे वो 1 atm लेना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मींस यहाँ पे जो आपको परिस्थिति लेनी है, कंडीशन लेनी है, वो मानक लेनी है। और इस मानक कंडीशन में, मानक परिस्थिति में जब आप इस रॉड को, इस छड़ को इसमें डालोगे, इस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो कंडीशन चेंज है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, वैसे हम डालेंगे वैसी विभव आ जाएगा, सब कुछ वैसा ही है। बस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर, दाब और मोलरता हम देखकर लेंगे। अब यहाँ पे क्या देखो, जब किसी धातु की छड़ को 1 atm दाब तथा 25 सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो सिंपल है, वहां पे ये कंडीशन नहीं थी बस। अब हम देखने वाले हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अगर हम बात करें, यहाँ पे ये होते हैं हमारे अभिकारक और ये होते हैं हमारे उत्पादक। क्या होता है, स्टार्टिंग में ये तो उत्पादक 0 होता है, जो भी होता है अभिकारक होता है। फिर जब ये अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो अभिकारक उत्पादक में बदलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी सांद्रता घटती जाती है और इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। अब हम बात करें कि यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिकारक की सांद्रता जिस दर से उत्पादक में परिवर्तित होती है उसे ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो कि dx, इसकी सांद्रता dt समय में चेंज हुई, किसमें, उत्पादक में, तो हम इसकी दर को निकालेंगे dx अपॉन dt। क्लियर। अगर हम dt के मान को 1 कर दें तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो दर किसके बराबर हो जाएगी, दर बराबर हो जाएगी dx के। मींस dx क्या है, अब dx है एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अब हम इस समीकरण के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भाई क्या, कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर किसके बराबर है, ये बराबर है एकांक समय में परिवर्तित होने वाली अभिकारक की सांद्रता की। तो ऐसे आप समझ समझ की चीजों को लिखेंगे। फिर आता है भाई अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक।
यहाँ पे देखो सांद्रता। अब जब आप सांद्रता बढ़ाओगे तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी और अणु जितने ज्यादा होंगे इतनी अभिक्रिया तेज होगी, फास्ट होगी। नेक्स्ट हम बात करें ताप की। तो ताप बढ़ने से क्या होता है? ताप बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने से अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करें उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक का प्रभाव दो तरह का होता है, एक तो अभिक्रिया की दर को घटा देता है, एक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अभिकारक की प्रकृति पर। अब देखो क्या होगा, अगर अभिक्रियाएं आयनिक हो रही हैं, आयनिक का मीन्स पहले टूटकर आयंस बनने, उन आयन से उत्पाद बन रहे, तो वो होती है फास्ट। और जो अभिक्रियाएं अनआयनित होती हैं, आयंस नहीं बनते, तो वो अभिक्रियाएं स्लो होती हैं। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि की। तो देखो क्या होता है, हमारे पास कोई इक्वेशन होती है इस तरह से, उसका निकालते हैं हम दर समीकरण। दर समीकरण कैसे निकालते हैं? देखो हमने यहाँ पे लिखा दर बराबर, यहाँ पे ये क्या है हमारा अभिकारक है, अभिकारक को उठाया कोष्टक में लगा दिया, कोष्टक का मीन्स होता है इसकी मोलरता, फिर जो भी आगे लिखा है उसकी पावर में लगा दिया। यहाँ पे जितने भी अभिकारक है सबको उठाया कोष्टक में रखा और जो भी उनके आगे लिखा है उसकी पावर में लगा दिया। यहाँ पे 1 1 लिखे हैं तो 1 लगा दिए। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी अभिक्रिया की दर समीकरण। कभी कभी ये चेंज भी हो जाते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अभिक्रिया का दर समीकरण निकाला और दर समीकरण में ये जो अभिकारक हैं इनकी सांद्रताएं हैं, इनकी जो घातें हैं इनका योग कर दो, उसी को क्या बोलते हैं हम? अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ये मैंने सिंबल में दिखाया, ये एग्जांपल से दिखाया। तो हम लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो ये अभिकारक हैं, इनकी सांद्रता है, इनकी घातें हैं, इनका योग किया, अभिक्रिया की कोटि बोल दिया। तो अब हम बात करें शून्य कोटि की अभिक्रिया पर। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर किसी अभिक्रिया की जो दर है, यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता की घातों पर निर्भर ही ना करे, या हम ये बोले शून्य घात पर निर्भर करे, तो ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखो ये इसकी दर है, ये अभिकारक की शून्य शून्य घातों पर निर्भर कर रही है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। आप इसका भी जैसे इसका जोड़ा है ऐसे इसका जोड़ोगे तो कोटि बराबर कितना आएगी? कोटि भाई बराबर आएगी, देखो यहाँ पे 0 + 0 बराबर 0। इस तरह से हम कहते हैं। अगर क्या होगा, अगर आप निकालोगे प्रथम कोटि की, तो प्रथम कोटि में क्या होगा भाई, अभिक्रिया की जो दर होगी वो अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करेगी। तो प्रथम कोटि की और अभिकारक की दर अगर शून्य घात पर निर्भर करेगी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रथम कोटि को भी। आगे हम बात करने वाले हैं आणविकता। तो आणविकता तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये हमारे क्या है अभिकारक और ये उत्पादक। तो अभिकारक के जितने भी अणु भाग ले रहे हैं यहाँ पे वो उसकी आणविकता होती है। तो अभिकारक के कितने अणु यहाँ पे देखो 2 है, तो आणविकता 2 होगी। तो इसको तो आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जितने भी अणु भाग लेंगे अभिकारक की आणविकता, देखो इसका भी कितना ले लिया 1 और इसका भी 1, तो इसकी कितनी होगी आणविकता 2। फिर आता है दोनों में अंतर, कोटि और आणविकता में। अब यहाँ पे देखो क्या है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। देखो क्या होगा, कोई भी अणु भाग लेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आधे अणु ने भाग लिया, भाग लेगा तो पूरा अणु तो भाग लेगा, एक अणु भाग लेगा या 2 या 3 या 4 इस तरह से भाग लेंगे ना, तो ये भिन्नात्मक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कोटि हो सकती है, ये 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, मींस भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। अभी हमने देखा था, देखो कोटि तो शून्य भी थी लेकिन आणविकता शून्य कैसे हो सकती है, जब अणु ही नहीं होंगे तो अभिक्रिया होगी कैसे। ये भी शायद आपको समझ आया होगा, ये भी समझ आया होगा। फिर आगे आता है किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है। ये बात हम समझने वाले हैं। देखो क्या है, यहाँ पे हम देखें इसकी आणविकता भी कितनी है 2 और इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी आएगी
2। तो देखो यहाँ पे कोटि और आणविकता क्या है, बराबर है। पीछे अभी हमने देखा था, मालूम है उसकी आणविकता कितनी थी, 2 थी, लेकिन उसकी कोटि कितनी आई, 0। तो देखो समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, दोनों ही हमने देखे हैं अभी। और ये लास्ट है क्या, अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं। अभी हमने ये देखा था, वेग को निर्धारित वहां पे कर रही थी। तो इस तरह से हमने इन इंपोर्टेंट डेफिनेशन को विद सॉल्यूशन के साथ किया है। आप इनको अच्छे से कर लें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे। जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं भी आता, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, हम आपको भी बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे। तो आज की वीडियो को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं।